हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सीडीपी की जो क्रांति सीरीज चल रही है उसका ये दूसरा वीडियो है और उसमें हम बात करेंगे विकास के कुछ सिद्धांत के बारे में जो अहम है, महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, लाइक केवीएस, सीटेट, एनवीएस, डीट्रिपल यूपी टेट हो, एस टेट हो, एमपी टेट हो, किसी भी स्टेट का टेट हो और कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, सभी के लिए इक्वली हेल्पफुल है। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं पहला सिद्धांत क्या कहता है। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात करें अगर, तो सतत परिवर्तन का नियम पहले आता है। पहले आप वीडियो को देख लीजिएगा, नोट्स बाद में बनाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी चेंज मतलब सतत परिवर्तन का नियम। विकास एक सतत प्रक्रिया है, मतलब लगातार चलती रहती है और जन्म के पूर्व से मतलब गर्भावस्था से चलती है। मतलब गर्भावस्था से चलती है और कब तक चलती है? मृत्यु तक चलती है। मतलब मृत्यु तक चलती रहती है, मतलब वूम टू टूम चलती है। अब देखिए, अलग अलग अवस्थाओं में धीरे या स्लो हो सकती है ये, मतलब जो रफ्तार है डेवलपमेंट की, वो अलग अलग अवस्थाओं में स्लो या फास्ट हो सकता है, पर लगातार चलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं पर रुक जाए और उसके बाद ठहर के फिर आगे बढ़े। तो ये बात हुई सतत परिवर्तन के नियम पे। बात करते हैं, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। मतलब प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब जनरल से स्पेसिफिक, मतलब विशिष्ट से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि विशिष्ट से सामान्य की ओर हो, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जब भी ऑप्शन मिले, अब इसमें बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रॉस टू फाइन चलता है। ग्रॉस टू फाइन मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलता है। होल टू पार्ट चलता है। होल टू पार्ट चलता है मतलब संपूर्ण से अंश की ओर चलता है। इसके बाद और बात करें अगर, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, ये सिद्धांत ही कह रहा है। जैसे बच्चा पहले अगर रोता है तो हाथ पैर हिलाता है, चिल्लाता है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, पहले तो वो रोने को जाहिर करने के लिए हाथ पैर सारी चीज़ें पटक देता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है तो वो फिर एक सिर्फ या तो उसकी आंख से आंसू निकलेंगे या फिर हो गया सिसकियाँ लेगा। तो इस तरह से सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, मतलब जैसे बच्चा शुरुआती दौर पे अगर रोता है तो हाथ पैर सारी चीज़ें इधर उधर पटकेगा, लेकिन उसके बाद में उसके जैसे बड़ा होता है मतलब अंश की ओर, तो फिर वो एक क्रम में हो जाता है कि रोना जैसे, या तो सिर्फ आप दुखी हो तो आंख से आंसू बस निकलें या फिर सिसकियां बस लें, ये अलग चीज़ हो जाती है। ठीक है ना, फिर वो सारी चीज़ संपूर्ण में नहीं रहेगा, फिर वो अंश में चला जाएगा जिस हिस्से से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अनुमान का सिद्धांत। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, मतलब अनुमान का सिद्धांत। बच्चे की शुरुआती एक्टिविटीज़ को देखकर उसके डेवलपमेंट के बारे में पता लगाया जा सकता है। और क्या पता लगाया जा सकता है? जैसे कहा जाता है कि वो आगे किस तरह से डेवलप करेगा। एक बड़ी फेमस सी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, या होनहार बिरबान के होत चीकने पात, ये सारी कहावतें इसमें लागू होती हैं। और इसी चीज़ से इसका अनुमान लगाया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि बच्चा आगे किस तरह से डेवलप करेगा। तो ये चीज़ें ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आपको सिर्फ ये सिद्धांत ही याद रखने हैं, मतलब हेडिंग हेडिंग जो लिखी हुई है आप ये याद कर लीजिएगा। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। कोई भी दो व्यक्ति दुनिया में सभी कार्यों में एक समान नहीं हो सकते। कुछ ना कुछ डिफरेंस होता ही होता है, चाहे वह हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता की वजह से हो, चाहे वो फिर एनवायरनमेंट मतलब वातावरण की वजह से हो। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि चाहे हेरिडिटी की वजह से अंतर हो उनमें, चाहे वातावरण की वजह से अंतर हो, पर अंतर जरूर होगा। जैसे कोई बच्चा पहले चलना शुरू कर देता है और कोई ज़्यादा समय लेता है, ये व्यक्तिगत अंतर है। ठीक है, कोई जल्दी कूदना स्टार्ट कर देता है, रोना स्टार्ट कर देता है, कुछ बच्चों को रोने में टाइम लगता है, बोलने में टाइम लगता है, ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल डिफरेंस के अंतर्गत आ जाएंगे। अब बात करते हैं एक समान प्रतिरूप का सिद्धांत। इसके पहले हमने क्या बात की है? व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत की। ध्यान रखिएगा, इन दोनों में थोड़ी सी भी अंतर भी आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे विकास एक समान पैटर्न में होता है। अब एक समान पैटर्न की अगर हम बात करें तो बच्चा जैसे पहले रोता है, फिर क्या करता है? बलबलाता है, इसके बाद फिर क्या करता है? वो बोलना सीखता है। तो पहले बच्चा क्या करता है? बलबलाता है फिर बोलता है, सॉरी, बच्चा रोता है, बलबलाता है, फिर बोलना सीखता है। अब ये अलग चीज़ है कि कोई जल्दी सीख लेता है या कोई बाद में सीखता है, या किसी को लेट टाइम लगता है। तो जल्दी सीखना या बाद में सीखना ये व्यक्तिगत भिन्नता है, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस है। बट अगर हम बात करें कि पैटर्न जो है, तो पैटर्न सभी में वही होगा। पहले बच्चा रोएगा, फिर बलबलाएगा और आफ्टर दैट बोलेगा। तो ये तीनों चीज़ें क्रम में चलेंगी, मतलब एक यूनिफॉर्म पैटर्न में चलता है जो डेवलपमेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये दिशा का सिद्धांत कहा गया है, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। एक बात की गई सेफलोकॉडल, इसे मस्तकाधोमुखी या सिरोपादोन्मुखी भी बोल देते हैं। सेफलोकॉडल इंग्लिश में बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है? जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, और ये इसका पैर है, ये हाथ है, तो ये सिर से पैर की ओर चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है। मतलब समझ रहे होंगे आप कि ये ऐसे चलता है, सिर से पैर की ओर।
और अगर यहीं पे अगर हम बात करें प्रॉक्सिमोडिस्टल की, तो प्रॉक्सिमोडिस्टल को क्या बोला जाता है? निकट दूर विकास क्रम। निकट दूर विकास क्रम अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे ये कोई बच्चा है, ठीक है, ये इसका हाथ पैर है और ये, तो इसके केंद्र से ये परिधि की ओर होगा, केंद्र से परिधि की ओर ये विकास होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, प्रॉपर नोट्स रेडी कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, उसमें बोला गया एकीकरण का सिद्धांत। अब ये एकीकरण का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। अब जितने तरह के हमने विकास की बात की है, जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं हम, साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाने में एकीकरण प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन ही लगता है। अब देखिए, जैसे हम सामने भी देख रहे होते हैं, बैलेंस भी बनाए होते हैं कि साइकिल गिरने ना पाए, पैडल भी चला रहे होते हैं, ब्रेक का भी ध्यान रखते हैं कहाँ पर कितनी मात्रा में ब्रेक लगाना है। तो सभी चीज़ें क्रम में जुड़ के चलती हैं और इसी को बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर संबंध का सिद्धांत, देखिए वो इंटीग्रेशन था और ये इंटर रिलेशन है। हमने जब सिद्धांत के सॉरी विकास के प्रकार की बात की थी, तो उसमें हम संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और आपका इमोशनल यानी सांवेगिक बोल देते हैं जिसे। तो ये क्या किया था, सभी तरह से, जैसे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो फिजिकल हो और चाहे वो इमोशनल हो, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, जुड़ के काम करती हैं। मतलब ये अंतर संबंध होता है। अगर आप इसमें फिट नहीं है तो इसमें भी फिट नहीं होंगे, इसमें फिट नहीं है तो इन दोनों में भी फिट नहीं होंगे, इसमें भी फिट नहीं होंगे। मतलब किसी एक में भी अगर आपको दिक्कत है तो वो दूसरा प्रॉपर वर्क करेगा ही नहीं। अगर आप इमोशनली फिट नहीं है तो फिजिकली भी फिट महसूस नहीं करेंगे, किसी से मिलना जुलना भी पसंद नहीं करेंगे, शारीरिक रूप से भी अपने आप को या संज्ञानात्मक रूप से भी अपने आप को फिट महसूस नहीं करेंगे। तो ये एक छोटी सी चीज़ हुई। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे परिपक्वता के सिद्धांत की ओर। परिपक्वता का सिद्धांत क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत है। अब यहाँ पे देखिए, जो मैच्योरेशन है मतलब परिपक्वता है, वो किससे संबंधित है? मैच्योरेशन इज हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी, मतलब ये हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता से संबंधित है। और परिपक्वता से अधिगम होगा, परिपक्वता से जब अधिगम होगा, जैसे जब तक किसी कोई बच्चा परिपक्व नहीं होता है तब तक उसे आप कोई काम सिखा नहीं सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें 2 साल के बच्चे की, तो 2 साल के बच्चे को आप पियाजे वाइगोत्स्की या साइकोलॉजी नहीं पढ़ा सकते हैं। 5 साल के बच्चे को ट्रक चलाना नहीं सिखाया जा सकता है जब तक कि उसमें मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता ना आ जाए। तो परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत यही कहता है कि जब तक परिपक्वता नहीं होगी, नहीं आएगी परिपक्वता, तब तक आप अधिगम नहीं कर सकते हैं। मतलब जब तक बच्चा मैच्योर नहीं होगा तो उसे लर्निंग नहीं कराई जा सकती है। आनुवंशिकता और वातावरण का उत्पाद है। प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट है वो क्या है? हेरिडिटी इनटू एनवायरनमेंट। मतलब देखिए, ये इन दोनों का गुणनफल है, इन दोनों का गुणनफल है, जॉइंट प्रोडक्ट है। और ये कभी कभी ऑप्शन में जब आपको मिलता है तो ये लिखा रहता है कि ये प्लस है, हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट नहीं होगा, वो हेरिडिटी इनटू इन्वायरमेंट होगा। मतलब वातावरण व आनुवंशिकता की जो अंतः क्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? विकास होता है। ये आपने पहले भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। सर्पिलाकार बनाम रैखिक। तो देखिए, विकास कभी भी हमेशा सर्पिलाकार होता है, कभी भी रैखिक नहीं हो सकता। कभी आप ऐसे ग्रोथ नहीं कर सकते या ऐसे ग्रोथ नहीं कर सकते सीधे। आपका ग्रोथ कैसे होता है? देखिए, ये सर्पिलाकार होता है। या आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देखिए जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये टर्निंग आएगी, यहाँ पे थोड़ा सा रुकेंगे, फिर ये चीज़ें जुड़ के चलेंगी, फिर यहाँ से जैसे अब आगे बढ़ते हैं आप, फिर यहाँ पे थोड़ा सा ठहराव होगा, फिर यह चीज़ आगे बढ़ेगी। तो ये हमेशा एक स्पाइरल में होता है। ठीक है, कभी भी आपका ये सर्पिलाकार हमेशा होता है, कभी भी ये रैखिक नहीं हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी बात आए सर्पिलाकार बनाम रैखिक का सिद्धांत याद रखिएगा। और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विकास हमेशा रैखिक होता है, तो रैखिक नहीं होता, वो हमेशा क्या होता है? स्पाइरल होता है, मतलब सर्पिलाकार होता है। अब रॉस के अनुसार एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने विकास की कुछ अवस्थाएं दी हैं। सबसे पहला इन्फेंसी, इनके अनुसार क्या है? 1 से 3 वर्ष। देखिए, इसमें कोई अनुमान नहीं लगेगा कि इन्होंने क्या कहा है, एक्चुअल है। जैसे गणित में 2 धन 2 4 ही होता है, तो इनके अनुसार भी विकास की अवस्थाएं जो हैं वो फिक्स हैं कि 1 से 3 वर्ष तक ही चलेगी इन्फेंसी, मतलब शैशवावस्था। अर्ली चाइल्डहुड की बात करें तो अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था बोला जाता है, 3 से 6 वर्ष चलती है। और लेट चाइल्डहुड या मतलब उत्तर बाल्यावस्था जिसे बोल देते हैं, 6 से 12 वर्ष चलती है। बात करें अगर एडोलसेंस की, तो 12 से 18 वर्ष चलती है। और ये रॉस ने इसकी अवस्थाएं बताई हैं। रॉस के अनुसार विकास की 4 अवस्थाएं हैं। अब हरलाक के अनुसार भी देख लेते हैं, हरलाक ने विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं? टोटल इन्होंने बताई हैं 11। ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे पहली है गर्भावस्था, वो चलती है गर्भाधान से जन्म तक। शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी की बात की है तो जन्म से 15 दिन तक चलती है। और बात बात करें बचपनावस्था की, तो 3rd वीक से, मतलब 14 दिन तो इसमें निकल गए। ठीक है, जन्म से 15 दिन तक चलती है। अब तीसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक चलती है बचपनावस्था। पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की बात करें अगर, तो 3 से 6 चलती है आपकी पूर्व बाल्यावस्था। और रॉस ने भी बताया था कि 3 से 6 चलती है। ठीक है,
और उत्तर बाल्यावस्था की बात की थी रॉस ने 6 से 12, लेकिन यहाँ पे हरलाख ने क्या किया, 6 से 12 नहीं करके 7 से 12 इन्होंने ड्यूरेशन रखा है। ये अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी है। वयः संधि की अगर बात करें तो 12 से 14 वर्ष चलती है। पूर्व किशोरावस्था, अच्छा ये वयः संधि ये अक्सर यहाँ पे से एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन कि हरलाख के अनुसार कौन सी अवस्था जो है उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व किशोरावस्था को जोड़ने का काम करती है, तो वो क्या होती है, वयः संधि, और चलती कब से, 12 से 14 वर्ष। अब ध्यान दीजिएगा 7 से 12 तो ये चली, और पूर्व किशोरावस्था चालू हो गई कहाँ से, 13 से 17 वर्ष। तो ये यहाँ से भी जुड़ी हुई है और यहाँ तक जुड़ी हुई है, समझ के रखिएगा कि 12 मतलब 12 से कनेक्ट है, और 13 यानी यहाँ पे 13 के बाद 1 साल तक चलती है, 14 तक चलती है, तो दोनों को कनेक्ट करके रखती है। उत्तर किशोरावस्था 18 से 21, प्रौढ़ावस्था 21 से 40, मध्यावस्था 41 से 60 और वृद्धावस्था 60 वर्ष के बाद। तो इन्होंने मानव विकास की अवस्थाएं बताई हैं, बाल विकास की नहीं बताई। बाल विकास की जो चीज़ अपन अध्ययन करते हैं वो तो किशोरावस्था तक ही होता है, मतलब मैक्सिमम 18 वर्ष या 18 से 21 वर्ष तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आपको ये याद रखनी है। हरलाख ने कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 11। रॉस के अनुसार कितनी अवस्थाएं हैं, 4। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जो कारक इन्फ्लुएंस करते हैं, जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं डेवलपमेंट को, उन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला पोषण मतलब न्यूट्रिशन, इंटेलिजेंस मतलब बुद्धि, सेक्स मतलब लिंग, रोग और चोट मतलब डिजीजेस, और घर का वातावरण इन्वायरमेंट कह सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, आनुवंशिक कारक मतलब जेनेटिक फैक्टर, सामाजिक प्रकृति मतलब सोशल नेचर, जैविक कारक मतलब बायोलॉजिकल फैक्टर, और सांवेगिक कारक मतलब इमोशनल फैक्टर। ये सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। आपसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो ऑप्शन में यही चीज़ रहेगी कि इनमें से कौन सी चीज़ विकास को प्रभावित करती है या नहीं करती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। देखिए जो आनुवंशिकता है, जो हेरिडिटी है आपकी, वो स्थिर कारक है, मतलब स्टैटिक फैक्टर है, ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थिर कारक है, ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, आनुवंशिकता है, वातावरण है, दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सिर्फ आनुवंशिकता जी ही जो है वो स्टैटिक फैक्टर है, मतलब स्थिर कारक है। जो वातावरण है मतलब इन्वायरमेंट है, वो परिवर्तनशील है, गतिक है, डायनेमिक है। ये तीनों चीज़ें याद रखिएगा। अब वातावरण मतलब होता क्या है, क्या कहलाता है वातावरण, तो जो चीज़ें हमें गुणसूत्र के अलावा मिलती हैं, मतलब क्रोमोसोम के अलावा जो हमें जीन से नहीं मिलती हैं, जो हमें जेनेटिकली नहीं मिलती हैं, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर में आती हैं। वो सभी चीज़ें वातावरणीय हैं, तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं। कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, ये कहीं पे आपको देखने को नहीं मिलते हैं कि इसको पढ़ा कहाँ पे जाए, लेकिन बीच में ही शामिल किया गया है। सेक्स क्रोमोसोम जो होता है 23rd पेयर होता है, आपको पता होगा, 2 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। तो इनमें से लंबा गुणसूत्र कौन सा होता है, एक्स वाला, और जो नाटा यानी छोटा कह सकते हैं वो वाई क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम में एक विशेष संरचना होती है जिसे जीन कहा जाता है। तो और इसी के माध्यम से क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का वहन होता है। अब ये जीन किससे बनी होती है, आरएनए और डीएनए से मिलकर के बनी होती है, आरएनए और डीएनए से मिलकर के बनी होती है। डीएनए और आरएनए का नाम भी पूछ देता है आपसे, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों चीज़ें, और यहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अब देखिए कुछ असामान्यता होती हैं, वो समझ लेते हैं। एक्स एक्स बाई असामान्यता क्या होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइनफेल्टर्स लक्षण। देखने में पुरुष जैसा लगना पर बांझ होना, ठीक है, स्त्रियों के लक्षण नहीं होते हैं। और ये टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। देखिए ये चीज़ें नोट करते जाइएगा, ये समझने वाली चीज़ें नहीं है, इनको दिमाग में रखना पड़ता है। एक्स एक्स बाई असामान्यता की बात करें, इसे बोला क्या जाता है, क्लाइनफेल्टर्स लक्षण में देखने में पुरुष जैसा लगना, मतलब स्त्री है, देखने में पुरुष जैसा लगना, बांझ होना। अब देखिए है तो एक्स एक्स, मतलब देखिए यहाँ पर समझ के रखिए थोड़ा सा ये चीज़, एक्स एक्स है मतलब स्त्री है, लेकिन एक बाई गुणसूत्र आ गया जिससे पुरुष जैसे लक्षण दिखने लगते हैं, लेकिन वास्तव में फिर वो क्या हो जाती है, बांझ हो जाती है, मतलब बच्चे उत्पन्न नहीं कर सकते वो स्त्री। एक्स ओ मतलब टर्नर सिंड्रोम की बात करते हैं, महिला होते हुए भी महिला के लक्षण नहीं पाए जाते हैं, और ये भी बांझ होती है, तो ये चीज़ भी आपने याद रखना है। असामान्यता कौन को, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ आपको बतानी थी, वो शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है ये। यहाँ पे एक्स बाई बाई असामान्यता है, यहाँ पे आप देखिएगा एक्स बाई बाई असामान्यता है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक्स बाई मतलब पुरुष हो गया, एक और गुणसूत्र बाई एक्स्ट्रा आ गया, इससे पुरुष क्या हो जाता है, क्रिमिनल टाइप, अपराधी प्रवृत्ति का होता है। तो एक्स बाई बाई असामान्यता जो है वो किससे संबंधित है, पुरुष अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है, क्रिमिनल टाइप हो जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और यहाँ पे बात करें अगर गुणसूत्र एक्स एक्स या एक्स बाई असमानता की जांच करना क्या कहलाता है, तो कैरियोटाइपिंग कहलाता है। अच्छा, आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी का नियम किसने दिया था,
तो ग्रेगर जॉन मेंडल का नाम आता है और इन्होंने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था। तो ये चीज़ें भी थोड़ी थोड़ी याद रखिएगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अभी 3 की हमने बात की, लेकिन यहाँ पे जब ये पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपका डाउन सिंड्रोम भी आ जाता है। तो जब तक ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो आप इसमें भी टिक लगा सकते हैं, ये दिक्कत हो जाएगी। डाउन सिंड्रोम की बात करें, ट्राइसोमी हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक होगी यहाँ पे, ट्राइसोमी 21 बोला जाता है। क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि की उपस्थिति के कारण हो जाता है। ये क्या, ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम जिसे बोल देते हैं, क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि के कारण या उसकी उपस्थिति के कारण होता है। ऐसे लोगों का आईक्यू लेवल जो होता है 50 होता है। डिलेड फिजिकल ग्रोथ मतलब जो उनका शारीरिक वृद्धि है वो बहुत धीरे होती है। बौद्धिक रूप से अक्षम होते हैं, मतलब इंटेलेक्चुअल रूप से डाउन होते हैं ना, अक्षम होते हैं, असमर्थ होते हैं। और इसका नामकरण कब क्यों पड़ा डाउन सिंड्रोम, तो सर जॉन लैगडन डाउन के नाम पर इनका नामकरण किया गया था। सर जॉन लैगडन डाउन, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि ये तो मिल ही जाएगा, डाउन है, बट सर जॉन लैगडन अगर आपसे पूछ देगा फिर दिक्कत जाएगी। तो इनके नाम के आधार पर ही इसका नामकरण किया गया था डाउन सिंड्रोम। क्या होता है, क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि की उपस्थिति के कारण होता है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी क्या अक्सर ही पूछ देता है, नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट, मतलब प्रकृति पोषण विवाद। अब ये है क्या, मनोवैज्ञानिकों का मत एक न होकर के मतभेद है उनके मतों में, कि कोई कहता है कि प्रकृति यानी नेचर महत्वपूर्ण है, कोई कहता है नर्चर महत्वपूर्ण है। मतलब नेचर की बात करें तो नेचर मतलब है हेरिडिटी, मतलब स्वभाव, जिसे कहते हैं ना किसी का नेचर फिक्स है, बदला नहीं जा सकता, तो नेचर मतलब स्वभाव, हेरिडिटी, वो फिक्स है, आनुवंशिकता, ठीक है। और ये पोषण की बात करें तो वातावरण, ये चीज़ समझ के रखिए कि डेवलपमेंट आपने समझ लिया है, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है। अब ये हेरिडिटी क्या होती है, लिमिट सेट करती है, एक अपर लिमिट होती है और एक ग्लोबल लिमिट होती है, और इसके बीच में व्यक्ति का जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, और इसे पर्यावरण ही पोषण देता है। मतलब इन्वायरमेंट को अगर हम बोलें तो वो पोषण है, और प्रकृति मतलब जो हमारी है वो हेरिडिटी है। तो इस तरह से दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि एक तो जो नेचर है वो फिक्स्ड है, मतलब हेरिडिटी जो है वो फिक्स्ड है। डेवलपमेंट कब होगा, जब हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों चीज़ें अन्योन्य क्रिया होंगी, दोनों के अंदर अन्योन्य क्रिया होंगी या दोनों का इंटरेक्शन होगा, तभी डेवलपमेंट संभव है। हेरिडिटी लिमिट सेट करती है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्वेश्चन ये बड़ा अच्छा बनता है यहाँ पे कि हेरिडिटी क्या तय करती है, लिमिट सेट करती है किस चीज़ की, कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, हम कहाँ तक पहुँचेंगे, हम कहाँ तक पहुँच गए हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये चीज़ें याद रखनी है, एक पॉसिबिलिटी बताती है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। कुछ क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं एक टेस्ट के रूप में। चलिए, अभी आपने लास्ट वीडियो जो देखा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, और ये वीडियो प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट और उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, इससे मिल करके आपसे 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन दोनों को मिला करके। आउट ऑफ 8 आपके कितने सही हैं वो बताइएगा। विकास शुरू होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम, कब से शुरू होता है, उत्तर किशोरावस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, या पूर्व प्रसव अवस्था से। उत्तर किशोरावस्था अगर बात करें तो लेटर एडोलसेंस की बात की गई है। शैशवावस्था मतलब इन्फेंसी से, पूर्व बाल्यावस्था मतलब अर्ली चाइल्डहुड, या पूर्व प्रसव पूर्व अवस्था मतलब प्री नेटल स्टेज जिसे बोल देते हैं। इसका जो सही आंसर है बॉडी है प्री नेटल स्टेज से। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 40 वीक, अगर हम वीक के टर्म में बात करें। अगर डे के टर्म में बात करें तो कितना होता है, 280 डेज, 280 डेज, ये आपको याद रखना है। अगर मंथ के टर्म में बात करें तो मंथ कितना हो, 9 मंथ और 10 डेज, ये आपको याद रखना है। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए अगला क्वेश्चन तो वही है, ठीक है। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं, 280 दिन, 290 दिन, 180 दिन, या 380 दिन। तो 180 या 280 में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा, 280 दिन, बल्कि आप लगा लीजिएगा कि 40 वीक, और एक वीक में कितने डे होते हैं, 7 डे होते हैं। तो आप लगा लीजिएगा 7 चौके 28 और 280, मतलब 280 दिन। ये 9 महीने की बात करें तो 9 महीने, और एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं, तो 9 तिरिक 27, ठीक है, 270 दिन हो गए, और 10 दिन की और हम बात करते हैं, 10 दिन और जोड़ दीजिएगा, मतलब 280 दिन लगते हैं एक गर्भ में बालक को विकसित होने में। अब यहाँ पे बात की गई है विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, मतलब अगर हम बात करें जब डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में ग्रोथ का क्या तात्पर्य है, कि हमारे इमोशंस में ग्रोथ हो यानी संवेग में वृद्धि हो, हमारे नॉलेज में ग्रोथ हो मतलब हमारे ज्ञान में वृद्धि हो, हमारे वजन में मतलब हमारे वेट में वृद्धि हो, या आकार सोच और समझ कौशलों में वृद्धि हो। तो इसका जो सही आंसर है, मतलब जब बात विकास की जाए तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड रहती हैं, जैसे हमने बताया था ना, इसमें विकास में सभी पहलू शामिल हैं, आकार सोच समझ कौशल में वृद्धि, ये सारी स्किल्स में आपकी ग्रोथ होना कंपलसरी है। बात करें अगर बाल विकास में क्या होता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल रहता है,
या सिर्फ प्रक्रिया पर बल रहता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, और उपरोक्त सभी। अब देखिए यहाँ पे शब्द क्या जुड़ा हुआ है, डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में एक चीज़ याद रखिएगा, ब्रह्मास्त्र की हर चीज़ इंक्लूड है इसमें। बाल विकास में सभी चीज़ें या विकास में सभी एस्पेक्ट, सभी पहलू शामिल है। तो वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल रहता है, मतलब इनका इंटरेक्शन होना चाहिए, आपके एक्सपीरियंस का और आपका एनवायरनमेंट जो है वो दोनों इंटरेक्ट करें, दोनों की भूमिका यानी रोल पर बल रहता है। प्रक्रिया पर बल रहता है, मतलब आप कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे आप व्यवहार करते हैं, इस पर बल रहता है, तो बिल्कुल हाँ। गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, तो बिल्कुल बाल विकास में यही चीज़ तो करते हैं अपन। गर्भावस्था मतलब प्री नेटल स्टेज से और एडोलसेंस तक का स्टडी करते हैं अपन। तो मतलब इसका जो सही आंसर है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। फिलहाल इससे आगे बढ़ते हैं। विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर बढ़ता है। जब हमने प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की बात की थी, यानी विकास के सिद्धांतों की बात की थी, तो उसमें हमने दूसरे तीसरे नंबर पे यही चीज़ बात की थी कि विकास डैश डैश से डैश डैश की ओर होता है। मतलब आपके ऑप्शन है सरल से जटिल, सॉरी जटिल से सरल, विशिष्ट से सामान्य, सरल से साधारण से कठिन, या सामान्य से विशिष्ट। तो हमने बात की थी विकास जो होता है जनरल टू स्पेसिफिक होता है, मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हमने बात की थी ग्रॉस टू फाइन होता है, ग्रॉस मतलब स्थूल से सूक्ष्म की ओर होता है। और अगर बात करें तो होल टू पार्ट होता है, मतलब संपूर्ण से पार्ट की ओर यानी अंश की ओर होता है, होल टू पार्ट होता है। तो ये चीज़ें भी याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका सही आंसर फोर्थ वाला है, डी ऑप्शन सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। मानव विकास है, अब मानव ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की गई है। देखिए मात्रात्मक है मतलब क्वांटिटेटिव है, गुणात्मक है मतलब क्वालिटेटिव है, कुछ सीमा तक अकथनीय है, मतलब एक लिमिट तक हम कह सकते हैं, मतलब कह ही नहीं सकते, डिस्क्राइब नहीं कर सकते, या उपरोक्त ए और बी दोनों हैं। तो इसका जो सही आंसर है, विकास को जब हमने अंतर देखा था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमने अंतर क्या देखा था कि जो ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव है, मतलब मात्रात्मक है, ठीक है। लेकिन जो विकास है डेवलपमेंट है वो दोनों चीज़ है, मात्रात्मक और गुणात्मक, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों है। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवां, सेकेंड लास्ट। बालक में होने वाले क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की श्रृंखला को क्या कहते हैं? बालकों में होने वाले क्रमबद्ध सुसंगत रूप से परिवर्तन को क्या कहते हैं? अब हमने बात की थी सिस्टमेटिक चेंजेस की, आपको याद होगा सबसे पहली चीज हमने ये डिस्कस की थी, डेवलपमेंट रेफर्स अ सिस्टमेटिक चेंज विच लीड्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी थ्रू हिज और हर लाइफ। ये सेंटेंस था। तो क्रमबद्ध रूप से सुसंगत परिवर्तन की बात करें तो वो किस में शामिल होगा? विकास में, ना कि वृद्धि में, ना समावेशन में, अनुकूलन में। विकास में वृद्धि भी शामिल है, इसलिए विकास ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है। और हम बात ही कर रहे हैं डेवलपमेंट की। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक उपयुक्त सिद्धांत है? बड़ा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। विकास हमेशा रेखीय होता है, मैं अभी बार बार आपको यही चीज़ दोहरा रहा था, विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, स्पाइरल होता है, हमेशा वो स्पाइरल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये गलत हो गया, मतलब सिद्धांत है पूछा है, ना कि नहीं है। विकास की सभी प्रक्रिया अंतः संबंधित नहीं है, तो इंटर रिलेट है, जैसे एक पर असर पड़ता है तो दूसरी भी प्रभावित होती है ना, इमोशनल हो चाहे सोशल हो, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। विकास हमेशा रेखीय और सर्पिल दोनों आकार में होता है। दोनों की बात की है तो दोनों नहीं हो सकता, वो सिर्फ क्या होता है, हमेशा जो डेवलपमेंट होता है हमेशा सर्पिलाकार नहीं स्पाइरल होता है। विकास की दर समान नहीं होती है। हाँ, रेट ऑफ जो डेवलपमेंट है वो सबका अलग अलग होता है। हमने बोला था कि जैसे अगर कोई बच्चा जल्दी दौड़ना शुरू कर देता है, ठीक है, कोई बाद में दौड़ना शुरू करता है, इंडिविजुअल डिफरेंस है ये। विकास की दर जो है समान नहीं होती है, अलग अलग हो सकती है, बट पैटर्न सेम होगा, प्रतिरूप एक समान होगा। जैसे अगर कोई बच्चा सबसे पहले रोता है, हमने यही एग्जांपल लिया था, रोता है, इसके बाद वो बलबलाता है और इसके बाद फिर वो बोलना शुरू करता है। तो ये तीनों एक क्रम में चलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा पहले बोलना शुरू कर दे, बाद में बलबलाए और फिर बाद में रोना सीखे, तो ऐसा नहीं है। शुरुआत कहाँ से होगी? रोने से, बलबलाएगा, इसके बाद बोलना सीखेगा और इसके बाद स्पीड में बोलना सीखेगा। तो ये चीज़ें क्रम में चलती हैं, एक क्रम में चलती हैं। लेकिन रेट अलग अलग हो सकता है, कि हो सकता है कोई बच्चा 2 साल में ही स्पीड में बोलना शुरू कर दे, बहुत अच्छे से बोल ले। आप देखते हैं जैसे न्यूज़ चैनल वगैरह में देखते हैं कि कोई बच्चा 2 साल का बच्चा बहुत ही अच्छी अंग्रेजी बोल लेता है, बहुत फ्लुएंटली बोल लेता है, और हमारे घर का बच्चा देखते हैं 2 साल में अम्मा बब्बा ही करता रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें ही जुड़ी हुई हैं इससे। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि रेट जो है, रेट ऑफ जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है वो अलग अलग हो सकती है सबकी, बट पैटर्न हमेशा समान होगा। तो ये सिद्धांत है, बाकी ये तीनों नहीं है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक
नए टॉपिक के साथ। और अब होगा बायगोत्स्की का सिद्धांत, उस पर डिस्कस करेंगे, इसके सॉरी पियाजे पे डिस्कस करेंगे, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, आफ्टर दैट बायगोत्स्की, फिर जेरोम ब्रूनर की थ्योरी। इसके बाद ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, सीरीज कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच।